प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। मैं आज चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो एलटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं 17 जनवरी को आपका पेपर है और इस पेपर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी से आपके एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो जीआईसी प्री के लिए भी काम करेगा और एलटी के लिए जो है क्या कहते हैं इसका जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ्री है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए एक अलग से बैच आ रहा है आपका, वो भी 18 या 19 तारीख से शुरू हो जाए, सॉरी माफ़ करिएगा, बसंत पंचमी से शुरू होगा। और बसंत पंचमी से यह बैच जो शुरू हो रहा है ऑल स्टेट टीजीटी और पीजीटी के लिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप सबको मदद करेगा। बाकी अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम कैप्सूल नामक एक श्रृंखला हमारी होती है, जो श्रृंखला स्टार्ट करने चल रहे हैं हम 10 और 12th के स्टूडेंट के लिए। यह भी इनको 10th में आपके 5 मॉडल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए जाएंगे, और 13 के पेपर आपके चैप्टर वाइज पेपर आपके 12th में बायोलॉजी के, और वहीं पे आगे बढ़ करके 5 अलग से पेपर आपके कराए जाएंगे और फिर 13 पेपर अलग से कराए जाएंगे। जब आपके सभी पेपर खत्म होते हैं तो उस गैप से लेकर के बायोलॉजी के गैप तक के बीच में, हालांकि इसका आपको बहुत लेना देना नहीं, आप अपने टॉपिक के बारे में बात करिए, अपने चीज़ों को देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टीएसटी पीएचडी के लिए आप इससे जुड़िए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, इसके लिए हम संकल्पबद्ध। बस एक सेकेंड, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस एक सेकेंड थोड़ा मौका दे दिए। चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, ओवरी में जो ग्रेफियन फाल्किल होते हैं, तो ग्रेफियन फाल्किल जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और यह कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और हमसे पूछ रहा है क्या सिक्रीट करता है, तो सीधा सीधा आंसर तो हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम के फाइनल प्रिपरेशन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। सीधा आंसर है, बहुत ज़्यादा इसमें घुमाना फिराना नहीं। कह रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन, डीएनए सिंथेसिस किस में होती है, यानी डीएनए संश्लेषण किस में घटित होता है। तो आप जानते हैं कि जीवन फेज को जब हम लोग इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएं, सेल साइकिल एनसीईआरटी में पढ़े हैं आपने, तो इसका जो एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं G1, और इसे कहते हैं यस, और इसे कहते हैं G2, और ये होता है डिवीजन फेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये 5 फेज हैं, ठीक है। तो जो ग्रोथ फेज होता है इसे फर्स्ट गैप पीरियड कहते हैं या फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें एक काम तो होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, परंतु डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। क्रोमोसोम की सिंथेसिस, और क्रोमोसोम में डीएनए है तो डीएनए की सिंथेसिस, ये सब कहाँ होता है, सिंथेसिस फेज में, यानी यस फेज में। तो सही आंसर है डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, यस फेज में। G2 फेज में सेल तैयार हो जाती, किसके लिए, डिवीजन करने के लिए, फिर से तैयार हो जाती। और आप ये भी जानते हैं कि जो यस फेज होता है यहाँ पे डीएनए की मात्रा क्या हो जाती, 2 गुनी हो जाती, डीएनए की मात्रा क्या हो जाती, 2 गुनी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द मोलस्का। मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलस्का से कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं, लगातार पूछा गया। जैसे यहाँ से एक प्रश्न आपका रेडुला तीथ का पूछा जाता है, तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो बताइए रेडुला तीथ की कुल संख्या कितनी होती। 2 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, कुल संख्या, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे रेडुला तीथ की कुल संख्या कितनी होती, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि इसका पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न कितने नंबर में ये जुड़े रहते हैं। तो पैटर्न जैसे हम लोग अपना लिखते हैं ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला 21-23, तो इसका पैटर्न क्या है, अगर याद है तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए, ये छोटा सा प्रश्न दूसरा कुछ है मोलस्का का, ये बताना है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो पूछ रहा है कि ये जो है भैया कि कौन बिलोंग करता है, क्रेफिश, उसके बाद दूसरा है जेलीफिश, या यहाँ पे कटल फिश, या हैग फिश, कौन आपका सही आंसर है। तो चलिए, जो मोलस्का शब्द है किसने दिया था, याद है आपको, मोलस्का शब्द जॉनसन ने दिया था। जो लोग हमारे बैच वाले हैं उनको मैंने नोट्स में कराया था, एग्जाम पॉइंट कराया था, तब भी कराया था, जॉनसन के द्वारा मोलस्का शब्द दिया गया था। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट एनिमल आते हैं इसमें, मेंटल पाया जाता है, इसमें ऑक्टोपस आते हैं, इसमें जो है पाइला आता है, इसमें आपका कौन आता है, सीपी आते हैं, इसमें आपके जो हैं कैटल फिश आते हैं,
इन सबको कराया था ना, कैटल फिश को ही क्या कहते हैं, सीपिया कहते हैं, डेबिल फिश कहते हैं। डेबिल फिश किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को कहते हैं, पाइला को पाइला ही कहते हैं, या उसके बाद पिंक टाडा पर्ल ओस्टर कहते हैं, पिंक टाडा को पर्ल ओस्टर कहते हैं। एक और आता है बहुत फेमस है, सी लेमन, यानी क्या कहते हैं उसे, समुद्री नींबू। समुद्री नींबू किसे कहा जाता है, डोरिस को समुद्री नींबू कहते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं मोलस्का में। तो इनकी बात तो हो गई थी। अच्छा, इसी बीच बीच में मैंने आंसर भी आपको बता दिया, तो कैटल फिश आपका सही आंसर, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। क्रेफिश और जो सिल्वर फिश, एक और है सिल्वर फिश। क्रेफिश और सिल्वर फिश जो हैं, ये दोनों, ये मछली नहीं है, ये झूठी मछलियाँ हैं। इन सब में झूठी मछलियाँ हैं, ये सब कोई मछली नहीं है, सिर्फ नाम है इनका। तो जो क्रेफिश है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। किसका है, आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है। वहीं पे हैग फिश, और उसके बाद अगर हम जेली फिश की बात करें तो जेली फिश तो आपको पता ही किस में आता है, ये तो जानते ही ना जेलीफिश किस में आता है। जल्दी बताइए, जेलीफिश किसका प्राणी है, जेलीफिश आरेलिया, बताइए किसका प्राणी है, कमेंट करिएगा। जेलीफिश आरेलिया किसका प्राणी है, जल्दी बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। हैग फिश तो आप जानते हैं, हैग फिश, डॉग फिश, ये संकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक। विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग ऑफ कॉकरोच, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे जो है कॉकरोच की जीभ कहा जाता है। कभी कॉकरोच से खूब प्रश्न आते थे। इस समय कॉकरोच थोड़ा सा डाउन हुआ है, पेपर की शैली अगर देखा जाए तो कॉकरोच थोड़ा सा सुस्त पड़ा है। इस समय मेढक से खूब प्रश्न आते हैं, कभी पिजन से खूब प्रश्न आते थे, कॉकरोच से खूब भर भर के आते थे। इस समय थोड़ा डाउन हुआ है। तो कॉकरोच का जो हाइपोफेरिंग्स होता है, हाइपोफेरिंग्स को ही जिह्वा कहते हैं। अच्छा, हिंदी वाला देखिए खुद ही मिल जाएगा। जिह्वा मतलब जीभ। और ए लेबियम, लेबियम क्या, अधर होस्ट यानी ऊपरी होस्ट को लेबियम कहते हैं। उसके बाद लेब्रम होस्ट को कहते हैं। उसके बाद ये मैंडिबल है, जबड़ा यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए क्लीवेज। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियानी इज फाउंड इन, बहुगर्भत्व दरार किसमें देखी जाती है। पाइनस आपका सही आंसर है। चीड़ कहते हैं, चिड़ नहीं चीड़ कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी। तो अच्छा, यहाँ दिया है शैवाल विज्ञान, शैवाल शास्त्र यानी शैवाल विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, कौन इसके पितामह हैं। तो फ्रिज का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना याद है, फ्रिटेज या फ्रिटेक कहते हैं, ये फ्रिटेक लिखा गया है, फ्रिज पढ़ते हैं हम लोग। फ्रिटेक का जो है क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, याद है कि नहीं है। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन था, और जब हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं 18 तारीख से, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 2 क्लास आपकी आएगी, एक आएगी एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगी, और एक क्लास स्टार्ट होगी आपकी जो है कहाँ से, टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी भी एनिमल से स्टार्ट करेंगे। मार्च से पहले एनिमल किंगडम मार्च के लास्ट तक ख़त्म कर देंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 वालों का भी एक लाभ हो जाएगा, पूरी जूलॉजी उनकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बॉटनी वाला लेके चलेंगे और जूलॉजी का प्रैक्टिस पेपर करते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में भी पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन सब का और प्रीवियस ईयर का सब मिला करके लगभग हम 25,000 प्रश्नों को इस बार करने वाले हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए। और जुलाई तक का हम मान चल रहे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक के 6 महीने में 180 दिन में हम अपने पूरे कोर्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद नया बैच लेके आएंगे, नई तरीके से, नई स्ट्रेटजी से, लगातार कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। निःशुल्क बैच है, एक भी पैसा पे नहीं करना है। जो आप अच्छा खासा फीस दे करके नहीं पाते हैं वो शायद आपको मिलेगा। बस यही होगा कि आप हमारा फेस नहीं देख पाएंगे, तो हम भी तो आपका नहीं देख पाते हैं, तो इक्वलिटी रहेगी। ठीक है, ऐसे वर्चुअल हम लोग पढ़ेंगे, और ये वर्चुअल मीटिंग शायद एक अच्छे डिसीजन, अच्छी तरफ, अच्छी लाभ की तरफ ले चले। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट सेल आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये तो जनरल सी बात है, सब लोग जानते हैं। ईस्ट की सेल का लाभ क्या होता है, राइबोफ्लेविन के निर्माण में काम करता है, याद है। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, B2 कहते हैं। राइबोफ्लेविन क्या विटामिन हैं, B2 हैं। और आपको ये भी याद है कि विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, A, D, E और K ये जो है फैट सॉल्युबल होते हैं, ये आप जानते हैं पहले से। चलें आगे। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में एक प्रश्न आपसे पूछ लें। एफ फ्रीज जो थे 1935 में, इन्होंने इनके द्वारा सहवाल समुदाय को 11 क्लास में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 11 वर्गों में बांटा गया है, जो अभी भी मान्य है और सर्वाधिक मान्य क्लासिफिकेशन है, लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ही आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ टाइम अप टू 17 ईयर। कह रहा है कि कौन ऐसा जीव है जो ज़्यादातर 17 वर्षों तक सोता है, 5 सप्ताह तक जागृता अवस्था में रहता है और फिर मर जाता है। यानी ऐसा कौन सा प्राणी है कि वह लगभग 17 साल तक सोता रहता है, फिर 5 सप्ताह के लिए यानी लगभग 1 महीने के लिए जागता है और फिर उसके बाद राम नाम उसका सत्य हो जाता है। तो 13 से 17 वर्षों तक ये जागता है। अजीब सा क्वेश्चन है ये, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे आप भी। हम तो एक बार पढ़ाए हैं, एक बार आपका करवाए थे प्रैक्टिस पेपर में। ये राजस्थान में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा था आर्थ्रोपोडा का, तो हमें याद है कि प्रश्न मैं आपका करवाया हूँ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट में भी मैंने सिकाडा यहाँ पे लिखा गया है, साइकेडा वहाँ पे लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था साइकेडा लिखा गया था। उसमें जो वो प्रैक्टिस पेपर था राजस्थान वाला, तो उसमें साइकेडा लिखा था। तो सिकाडा या साइकेडा जो ये प्राणी है, ये लगभग इसकी लगभग 1300 जातियां हैं लगभग नियर अबाउट, और ये कीट में आता है, इसीलिए आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे। और ये इंसेक्ट है और हेमिप्टेरा का सदस्य होता है, और ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे रहते हैं, 13 से 17 वर्ष तक सोते हैं और रात्रि में निकलते उकलते हैं, मर उड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके बारे में ज्ञान हमको नहीं भाई। हाँ, कॉमन चीज़ें जो हमने प्रैक्टिस पेपर में पढ़ा वो थोड़ा बहुत याद है, हमने कभी इसे देखा उखा नहीं। आगे, टाइलोसस आर प्रेजेंट इन। टाइलोसस किस में पाए जाते हैं? तो टाइलोसस जो है सेकेंडरी जाइलम की कंडीशन को कहते हैं। बहुत से पौधों में जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं ना, वो गुब्बारे जैसे ऐसे फूली फूली नजर आती हैं, ऐसे गुब्बारे जैसे संरचना में दिखाई देती हैं, और ये आउटर ग्रोथ बन जाती हैं, इसी को टाइलोसिस कहते हैं। और ये घटना क्या होता है, टाइलोसस या टाइलोसिस के नाम से जानी जाती हैं। जाइलम, द्वितीयक जाइलम में देखा जाता है, सेकेंडरी जाइलम में ये घटना होती है। टाइलोसिस अंतःकाष्ठ में पाई जाती है और इसकी आयु बढ़ाती है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं, पूर्ण विकसित टाइलोसिस में कई चीज़ें स्टोर रहती हैं, जैसे कि इसमें मंड स्टोर होता है, इसमें रेजिन स्टोर होते हैं, गोंद स्टोर होते हैं, तो ये बेनिफिशियल होता है। क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय। क्रोमोसोम के मानचित्र को पहली बार तैयार किया गया था। फेमस क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, पहली बार किसके द्वारा क्रोमोसोम के जो मैप को, मानचित्र को तैयार किया गया था? जल्दी बताइए। चलिए, एक इसे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। इन्हीं सदस्य को, जिन सदस्य ने खोजा है, उन्हीं सदस्य को एक बात और कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, तो इन्हीं को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब बताइए कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो ड्रोसोफिला पे किया था। उसके ड्रोसोफिला के लिंकेज के बारे में इन्होंने पता किया था, और इन्हें 1933 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है, याद है आपको? तो इन्होंने लिंग सहलग्नता और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया था। तो टी.एच. मॉर्गन आपके यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। ग्राउंडनट एंड रेप ऑयल सीड प्रोसेस। मूंगफली और रेप तिलहन में क्या होता है? तो ये एक चीज याद रखिए, देखिए, अगर इलियोप्लास्ट है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें तो ज़्यादा चीज़ें हम लिख पाएंगे। इलियोप्लास्ट है, तो इलियोप्लास्ट का मतलब होता है कि ये किसका संचय करता है? ये संचय करता है वसा का, ये संचय करता है तेल का। ठीक है, तो ये संचय करने वाले बीज होते हैं जो तेल और वसा का संचय करते हैं, इलियोप्लास्ट कहा जाता है। अब इलियोप्लास्ट आपका अगर हिंदी में लिखते हैं तो एलियोप्लास्ट लिख देंगे। ठीक, तो उसके हिसाब से एलियोप्लास्ट आपका ये होता है। अगर इंग्लिश के देखें तो इलियोप्लास्ट है। ठीक है, इलियोप्लास्ट क्या होता है? तेल और वसा के संचय को कहते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलम मतलब क्या होता है? एमाइलम मतलब होता है स्टार्च। तो अगर कहीं एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट, और अगर एमाइलोप्लास्ट है तो इसका मतलब होता है कि स्टार्च का संचय हो रहा है। किसका संग्रह हो रहा है? स्टार्च का संग्रह हो रहा है। और ये किस में होता है? चावल में, आलू में, गेहूं में।
अगर मक्का में, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं लिखा रहता है प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीनोप्लास्ट लिखा रहता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं वो किसका संचय करते हैं? प्रोटीन का संचय करते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट को कुल कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट की 3-4 कैटेगरी। एलोरान, एलोरान क्या होता है? एलोरान जो है मेम्ब्रेन होती हैं, एलोरान की प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होती है, मोनोकाट के सीट के ऊपर पाई जाती हैं। तो एलियोप्लास्ट ये भी प्रोटीन का संचय करेगा। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, एलियोप्लास्ट वसा का संचय करता है, और क्रोमोप्लास्ट का यहाँ पे लेना देना नहीं, ये तो बॉडी पिगमेंट होते हैं जो कलर को बनाते हैं। द फूट ऑफ वर्ड हैज, पक्षी के पैर होते हैं। बोलिए, पक्षी के जो पैर होते हैं उनमें कुल कितने अंगुलियां होती हैं? 3 टो यानी 3 पदान उंगलियां, यानी पैर में 3 अंगुलियां, 5 अंगुलियां, 4 अंगुलियां, या 1 अंगुलियां पाई जाती हैं। तो पक्षी के पैर में कुल कितनी अंगुलियां पाई जाती हैं? जल्दी बताइए, पक्षी के पैर में कुल कितनी अंगुलियां पाई जाती हैं? पक्षियों के अग्रपादों के अगर पंखों के रूपांतरण की बात करते हैं तो इसमें एक पक्षपाद सामान्य रूप से, जो पेड़ों पर बैठने, चलने और जल में तैरने के लिए उपयोगी होता है। इनमें 4-4 पंजेदार अंगुलियां पाई जाती हैं, यानी जो पिछला पैर होता है उसमें 4-4 अंगुलियां पाई जाती हैं। ठीक, अंगुलियां पाई जाती हैं। जबड़े दंत रहित होते हैं, और इस जबड़े से कोई लेना देना नहीं, तो सही आंसर है 4 अंगुलियां पाई जाती हैं। और पक्षी का जो आगे का पैर होता है उसमें कितनी अंगुली होती है? पक्षी के आगे के पैर में कितनी अंगुली होती? आगे के पैर में, मैं लिख दे रहा हूं भाई, बताइए आगे के पैर में कितनी अंगुली होती है? कमेंट करिए, कितनी अंगुली होती है? अंगुली होती है, जल्दी बताइए। पक्षियों के आगे के पैर में कितनी अंगुली होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट जरूर करिएगा कितनी होती है। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगैमी की जानकारी दी। एपोगैमी की जानकारी किसने दिया? हेलो, कहाँ आ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 12, और 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, बीच का क्वेश्चन कहाँ गया? 43, 44, 45, हाँ, पेज नंबर 1, और उसके बाद 2 पे ये आ गया। अच्छा, आगे पीछे हुआ क्या? 1 सेकंड भाई, रुक जी। 57, 58 भाइयों, मित्रों, एक गड़बड़ हुआ है, बीच का कुछ क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया है। बहरहाल कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 से हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न छूटा है मैं दूसरे PDF में करवा दूंगा। ये तो थोड़ा सा नुकसान हो गया, कई प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, छूट गए, लेकिन मैं करवा दूंगा, घबराइए मत, दूसरे PDF में लगा के मैं करवा दूंगा इसका। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगैमी को रिपोर्ट किया था। तो एपोगैमी को रिपोर्ट किए थे टेरिस नामक टेरिडोफाइटा में देखी गई थी एपोगैमिस। और किसने ढूंढा था? फार्लो ने। सर्वप्रथम फार्लो नामक वैज्ञानिक ने देखा था, किसमें? टेरिस में। और टेरिस किसका पौधा है? टेरिडोफाइटा का पौधा है। बिना निषेचन के गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है, इसी घटना को एपोगैमी कहते हैं। बिना निषेचन के गैमीटोफाइट फाइल से या गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? एपोगैमी कहते हैं। एफ्लैटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, एफ्लैटॉक्सिन किस में प्रोड्यूस होता है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पेपर में, और फंजाई वाले चैप्टर में करवाया था, तो आंसर तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा। एफ्लैटॉक्सिन जो है किस में पाए जाते हैं? फंगस में पाए जाते हैं, फंजाई में होते हैं, और कवक से प्राप्त होता है, या कैंसर फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। लॉडिक्यूल्स, ये भी प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ कि लॉडिक्यूल्स किस प्रकार की फैमिली में देखे जाते हैं। मैं एंजियोस्पर्म का प्रैक्टिस पेपर आपको करवा रहा था, तो उसमें लॉडिक्यूल्स फैमिली के बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं,
और 150 क्वेश्चन तक करवा दिया, 250 क्वेश्चन तक है, 2 पार्ट उसका और आना है, 2 पार्ट आपका आ जाएगा जिसमें आप बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बताइए 45 लोडिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं। फैमिली है, यूफॉर्बिएसी है, पोएसी है, पॉलीगोनेसी है और पामी है। कौन सा आपका जिम्मे सही है उसका आंसर बता दीजिए। तो लोडिक्यूल्स जो हैं ये पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका जो है पोएसी में, ग्रेमिनी में पाए जाते हैं। आगे टार्सल सुर इज फाउंड इन, टार्सल सर किस में पाए जाते हैं, टार्सल सर किस में पाए जाते हैं, सुर लिखा है सर पढ़ते हैं, टार्सल सर किस में पाए जाते हैं, मेल एकिडना में पाए जाते हैं, नर एकिडना में पाया जाता है। नर एकिडना के प्रत्येक पश्चपाद में, नर एकिडना के प्रत्येक पश्चपाद में एक खाली कांटेदार रचना पाई जाती है जिसे टार्सल स्वर या सुर कहते हैं, गल्फ कंठ कहते हैं। यह ग्रंथियां विष ग्रंथ से जुड़ी होती हैं। टार्सल सर जो हैं ये किससे जुड़ी हैं, ये विष ग्रंथ से जुड़े हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ सुपारी, सुपारी का बॉटेनिकल नेम बताना है। तो एरेका केटजू, सुपारी का नाम क्या होता है, एरेका केटजू, एरेका केटजू आपका ऑप्शन नंबर बी में है। एरेका केटजू आपका सही आंसर हो जाता है। ये सुपारी का जो है क्या होता है, बॉटेनिकल नेम होता है। ठीक है, और सुपारी किस फैमिली में है, एरेकेसी फैमिली में है। और पहले इसका नाम क्या था, पामी, क्या था, पामी, पामी फैमिली में था। आजकल नया नाम इसका क्या है, एरिकेसी है, एरेकेसी, एरेकेसी फैमिली का सदस्य है सुपारी और एरिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पारमेलिया लाइकेन बिलोंगिंग टू, पारमेलिया लाइकेन संबंधित होता है किससे, पारमेलिया लाइकेन आकार के आधार पर विभाजित तीसरे प्रकार का एक फोलिएज लाइकेन होता है। कौन सा लाइकेन होता है, फोलिएज लाइकेन होता है। और फोलिएज लाइकेन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फोलिएज आकार चपटा और पत्ती की तरह चौड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे ग्राफिक्स को ले सकते हैं, पारमेलिया को ले सकते हैं, ये 2 इसके उदाहरण में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द इंसेक्ट वेक्टर इन बाल्बियानी प्लेग इज, बाल्बियानी प्लेग का जो इंसेक्ट वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, पार्सिनिया पेस्टिस होता है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अभी। तो बाल्बियानी प्लेग का जो वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, तो पार्सिनिया क्या कहते हैं, बाल्बोनी प्लेग जो है पार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के शरीर से फैलता है। और पार्सिनिया पेस्टिस के जगह पे यहाँ जेनोप्सिला दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसका जो वाहक होता है, वेक्टर होता है, वह वेक्टर कौन है, वह वेक्टर है जेनोप्सिला। जेनोप्सिला कीट है और यही इसको फैलाता है। किससे होता है, पार्सिनिया पेस्टिस नामक किससे होता है, पार्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। फैलाता कौन है, जेनोप्सिला फैलाता है। यह चूहों के द्वारा मनुष्य में फैलता है। यह बीमारी 3 से 7 दिनों के अंदर फ्लेग जैसे लक्षण दिखाते हैं, जिसमें सिर दर्द होता है, बुखार होता है, उल्टी होती है और कई बार राम नाम सत्य हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल ऑफ द थैलस इज, पायरिनोइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है, आपको इसका आंसर बताना है। एंथोसिरास आपका सही आंसर है। जेनेटिक कोड वाज डिस्फेयर्ड बाई, आनुवांशिक कोड का विकूटन किया था। जेनेटिक कोड वाज डिस्फेयर्ड बाई जो है डिस्फेयर्ड बाई नीलबर्ग या नेरेनबर्ग, सही आंसर क्या है, नेरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। जेनेटिक कोड का जो विकूट किया गया था किसके द्वारा, नेरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है नेरेनबर्ग। उसके बाद आ जाते हैं रेंडियर मास, ये तो इसका मैंने वो भी करवाया है, क्या कहते हैं, बूस्टर डोज। जल्दी बताइए रेंडियर मास किसको कहते हैं, रेंडियर मास लाइकेन में है और किस लाइकेन को कहते हैं रेंडियर मास, तो रेंडियर मास एक लाइकेन है
जिसका कॉमन नेम अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरना है। इसका कॉमन नाम क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरना है। एक क्या है आपका लाइकेन है, और इसे हम लोग मांस कहते हैं, जबकि मांस शब्द किसके लिए यूज होता है, ब्रायोफाइटा के लिए। तो ये वास्तविक मांस नहीं है, ये एक गलत मांस है। ठीक। टर्म डार्क रिस्पायरेशन इज यूज्ड फॉर, शब्द डार्क श्वसन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो तो मैं बताऊंगा। मैंने आपसे बताया था दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, डार्क रिएक्शन होता है और एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन किस में होता है, ग्रेना में, एलजी ग्रेना में। और डार्क रिस्पायरेशन किस में होता है, डार्क वाला होता है स्ट्रोमा में। अब आते हैं यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बताइए। फोटो रिस्पायरेशन के लिए, ग्लाइकोलेट पाथवे के लिए, नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए, या नन ऑफ दीज, कौन सा आंसर आपका सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिस्पायरेशन में जो है आपके डार्क रिस्पायरेशन और कौन होते हैं, लाइट रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। पौधों में मुख्य प्रकार से श्वसन क्रियाएं हैं, पहला रिस्पायरेशन और दूसरा फोटो रिस्पायरेशन। डार्क रिस्पायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिस्पायरेशन को नॉर्मल रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब यही रिस्पायरेशन क्या है, चलें आगे, बीओडी, बीओडी क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछ रहा है कि इसका स्टैंड फॉर, अच्छा किसके लिए आता है, ठीक है। तब तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी वाला आंसर आपका सही है। इन ए टर्जिट सेल, एक टर्जिट यानी फूली हुई कोशिका में होता है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, अभी तक मैं पहली बार इसको करवा रहा हूँ। ए टर्जिट फूली हुई कोशिकाओं में होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, टर्जिट फूली हुई कोशिकाओं में होता है। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी के हिसाब से सही आंसर क्या होता है, डीपीडी इक्वल टू 0 हो जाता है। पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका में डीपीडी बराबर 0, स्फीत कोशिका में परासरण दाब तथा स्फीत दाब बराबर होते हैं, अतः यह शून्य होगा और कोशिका द्वारा अवशोषित नहीं होगा। इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी इज, सेलुलर एनर्जी का जो इंटरमीडिएट सोर्स होता है वो क्या होता है, सेलुलर एनर्जी का त्वरित जो होता है वो क्या होता है, एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी होता है। एडीपी जो होती है, जब इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, एटीपी का निर्माण कर लेता है। आगे ये, विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज, निम्न में कौन सी कोशिका केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं, आपको बताना है कौन सी कोशिका केवल स्पंजों में पाई जाती है। अमीबॉयड कोशिकाएं, कोइनोसाइट की कोशिकाएं, ट्राइकोसाइट की कोशिकाएं, या ग्लैंड कोशिकाएं यानी ग्रंथिल कोशिकाएं। जल्दी बताइए, अमीबॉयड कोशिकाएं, कोइनोसाइट की कोशिकाएं। तो सही आंसर क्या होगा, कोइनोसाइट की कोशिकाएं, जिसे कॉलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कॉलर सेल कहते हैं, याद है, कॉलर सेल कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके पोरीफेरा में, और यानी स्पंज में पाई जाती हैं। चलें, विटामिन ए, रेटिनॉल कहते हैं, अच्छा नहीं, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी किसके लिए ज़रूरी होता है, संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है। अच्छा, किस चीज़ के संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है, ये बताना है आपको। तो कह रहा है कि जो हमारा विजुअल पर्पल है, यानी रोडेप्सिन इसमें पाया जाता है, और ये विजन के लिए ठीक होता है। तो ये सही आंसर हो जाता है, रोडोप्सिन वाले के कारण रेटिनॉल को, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, और रोडोप्सिन के कारण ये जो है काम करता है, विजुअल यानी देखने में मदद करता है। तो चाक्षुष नीलारोण जो भी है, इतना शुद्ध हिंदी मुझे भाई नहीं आती है, तो विजुअल पर्पल के लिए जिम्मेदार होता है। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पांस में सिंथेसाइज होते हैं, जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो IFNS यानी इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। IFNS अगर इसकी बात करें तो इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग प्रोटीन बनती है, ठीक है। और ये समूह होता है, और ये जा करके उसको
जना देता है दूसरी कोशिकाओं को जानकारी प्राप्त कर। ये कोशिकाओं को वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इंटरफेरॉन का सीधा संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का सीधा संबंध किससे होता है? तो आप कहेंगे इंटरफेरॉन का सीधा संबंध जो है वो वायरस से है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 60। इस सीरीज का 50% क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लेकिन बीच में से आपके 12 क्वेश्चन हम किए थे, तो 12 में 8 उधर और 10, लगभग 15 क्वेश्चन आपके कट गए हैं। 8 और 18 क्वेश्चन लगभग आपके नहीं थे। 18 और 2 18 2 20 क्वेश्चन नहीं थे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे पेज में कर लेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश इज, कह रहा शार्क और पायलट मछली के मध्य का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? जल्दी बताइए। 60वें नंबर का क्वेश्चन है, कैसा होता है? तो इन दोनों का संबंध कैसा होता है? कॉमन सेलिज्म होता है, अर्थात एक को तो लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होता है। इसमें एक सहयोगी को बिना दूसरे के हानि पहुंचाए लाभान्वित होना, यानी एक का तो लाभ होगा ना दूसरे का लाभ होगा ना नुकसान होगा, इसका मतलब ये जीरो रहेगा और एक का लाभ होता है। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सेलिज्म कहते हैं। यहाँ पे 2 मछलियां हैं, एक कॉमन सेलिज्म का एक अच्छा उदाहरण बनाती हैं। आगे, द काजेज ऑफ द क्लोरोसिस इन प्लांट, पौधे में हरित रोग का कारण क्या है? काजेज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट, पौधे में हरित रोग का कारण क्या है? डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम आयन, क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है यमजीत। मैग्नीशियम आयन की कमी जो है यहाँ पे क्लोरोसिस का कारण बनती है। आगे, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 18% साइटोसिन, कह रहा कि एक 18% साइटोसिन होता है। द परसेंटेज ऑफ द अदर बेसिस आर, दूसरे बेसिस का बताइए। तो ये आपको याद होगा एक नियम, उस नियम का नाम क्या है? आप जल्दी बताइए। उस नियम को हम लोग कहते हैं चारगाफ रूल्स, जिसके अंतर्गत ये आपको बताया जाता है कि जितना एडेनिन होगा उतने ही 80 बराबर 80 और GC, अरे यार, A बराबर T है और G ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है। इसमें किसी एक का परसेंटेज, इन सब का परसेंटेज कितना आता है? 100 के बराबर होता है, ठीक है, 100% होता है। अब साइटोसिन कितना है? 18, तो 18% साइटोसिन है, तो इसका मतलब है ग्वानिन कितना होगा? G जो होगा वो भी कितना होगा? वो भी 18% होगा। तो इन दोनों का परसेंटेज 36 हो गया। तो अब ढूंढिए G कहाँ है? G का भी 18 होना चाहिए, G का 18 हो गया, साइटोसिन का भी 18 हो गया। अब बचा हुआ परसेंटेज 36% निकल गया, बचा है 64%। 36 निकलेगा, 64 बचेगा। 64 में 2 को बांट दीजिए, A का 32 होना चाहिए और T का 32 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इधर आइए। कहाँ चला गया? हाँ, विच सिक्रीट कैल्सिटोनिन, कौन कैल्सिटोनिन का श्रावण करता है? आपको बताना है। कैल्सिटोनिन कहाँ से बनते हैं? विच सिक्रीट कैल्सिटोनिन, जल्दी बताइए। कैल्शियम आयन के मेटाबॉलिज्म को पूरा करता है। थायराइड सेल से कैल्सिटोनिन निकलता है, ठीक है। थायराइड सेल से जो है क्या निकलते हैं? कैल्सिटोनिन निकलते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन का श्रावण थायराइड कोशिकाएं करती हैं और यह हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह कैल्शियम स्तर को कम करता है, ठीक है। चलें। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? याद करिए, एनाटॉमी, एनाटॉमी में बताया गया है लेडिक सेल से। कहाँ से निकलते हैं? लेडिक कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है। और ठीक है, आगे। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेटेड, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं किसका? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं HCl को। कहाँ पे? पेट में, पेट में HCl का श्रावण होता है। और उसके बाद
न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाए जाते हैं। तो पोन्स में, कहाँ पाए जाते हैं, पोन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर जरूर करिएगा कि कौन सा ऐसा चक्र है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। एस्टिल को एंजाइम है, जो पायरुवेट बनता है यहाँ पे, वह पायरुवेट, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट। और वही 3 कार्बन का पायरुवेट जब जाता है तो किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है एस्टिल को एंजाइम ए से जाकर के जुड़ता है और एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, तो वहाँ पे ये जाके जुड़ता है। तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग कौन कराता है, एस्टिल को एंजाइम ए। सिट्रिक एसिड जब जाकर के इससे जुड़ता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाई, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्टोमेटा का खुलना, रंध्र का खुलना और बंद करना किसके द्वारा जिम्मेदार होता है, पोटेशियम आयन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कह रहा है पोटेशियम आयन के द्वारा नियंत्रित होता है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाई, चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका किसके द्वारा, तो ये जो है किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, 69 का आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी बताइए, चरम समुदाय का चरम समुदाय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था क्लाइमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, क्लाइमेंट के द्वारा। इसकी पूरी व्याख्या कहिए तो मैं आपको पढ़ दूं। जब अंतिम टर्मिनल समुदाय लंबी अवधि के लिए स्थिर हो जाता है तो क्षेत्र की जलवायु के साथ संतुलन को बनाए रखने खुद को बनाए रखा सकता है, बनाए रख सकता है, अजीब लिखा है भाई। तो इसे एक चरम या चरमोत्कर्ष समुदाय के रूप में जाना जाता है। चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी फ्रेडरिक क्लाइमेंट के द्वारा दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है। दूसरा है पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी, ब्रान क्लानक्लेट के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद क्लाइमेक्स पैटर्न परिकल्पना विटाकर के द्वारा दिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्लाइमेंट के द्वारा सही आंसर है। इन एंजियोस्पर्म ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी ऑफ, जब एम्ब्रियो सैक का एम्ब्रियो मेच्योर होता है तो 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियस स्टेज की कंडीशन में आ जाता है। आपको याद होगा इस तरह की इसकी संरचना आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में या एनसीईआरटी में। तो एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका एक तरफ, 1 2 3 कोशिका एक तरफ, तीनों कोशिकाओं में 3 केंद्रक, तो 6 केंद्रक हो गए। एक बड़ी वाली कोशिका, 7 कोशिका, और ये अगर केंद्रक गिनेंगे तो 7 कोशिकाएं हो गई, और 1 2 केंद्रक के बढ़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, 6 केंद्रक थे ही, तो 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका की अवस्था रहती है। कहाँ है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एनसीईआरटी में पढ़ें भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स पॉसेज ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक कोशिका द्रव्य कला से जुड़ा होता है। याद होगा आपको टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन। अच्छा, वैक्यूल तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से, इसी में ग्रेना स्ट्रोमा पाए जाते हैं। लाइसोसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता था, हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, क्रिस्टी वाला जो एक मेम्ब्रेन होती नीचे वाली, और न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन से बना ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन द इंटरनल सेल, कह रहा कौन सा ऐसा मोलस्क है जिसके अंदर में सेल कवच पाई जाती है, इंटरनल सेल कवच पाई जाती हैं, उसके बारे में बताना है। सीपिया में, ऐसा किस में होता है, सीपिया में, सही आंसर है सीपिया। आगे, इन चिक द एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेशन अकर्स इन, कुक्कुट में भ्रूणी श्वसन होता है, कुक्कुट में भ्रूणी श्वसन होता है किसके द्वारा, तो अपरापोस्का द्वारा होगा। अपरापोस्का का मतलब हो जाएगा एलेंटोइस मेम्ब्रेन द्वारा, हाँ ठीक,
एलेंटॉयस मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो जनरल क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए, जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या को बनाए रखना, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बनाए रखना था। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर से करिएगा। देश का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागा अर्जुन सागर है, और ये कहाँ है? श्रीशैल अभ्यारण्य में है। ठीक है, तो ये 1973 में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, जन आप कमेंट कर बताइए। मैं ये भी बता देता हूँ, 1990 के बाद स्टार्ट हुआ है, और 2000 से पहले स्टार्ट हुआ। जल्दी बताइए कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओबिलिया मेडूसा इज ए, ओबिलिया मेड्यूसा कार्निवोरस होता है, ये मांसाहारी होता है, और ये खा जाता है, किसको खाता है? जो क्या कहते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें ये निपटा देता है। तो ये बेलम निकालता है और दूसरे प्राणियों को मारता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, कार्निवोरस है। ठीक है, आगे। बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज, कॉमन ब्रेड व्हीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। तो देसी गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम आपका सही नाम होता है। पर्ल आर ऑब्टेन फ्रॉम, पर्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मोती कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो मोती प्राप्त होता है पिंगडाटा। अभी मैंने शुरुआत वाले में बताया था कि इसे पर्ल ओयस्टर भी कहते हैं, पिंगटाडा को। और पिंगटाडा आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, मोलस्का का प्राणी है, इसमें मोती की खेती की जाती है। इसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़े हैं, और फिर आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, पूरी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसकी टॉन्सिल पढ़ेंगे, लेयर पढ़ेंगे, सबके बारे में। द जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म्ड एज, एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की समष्टि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उससे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। रिस्पायरेटरी रिदम्स सेंटर्स इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्रक स्थित होता है? वो है मिड्यूला में स्थित होता है। कहाँ पे? मिड्यूला रीजन में स्थित होता है। विच सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कह रहा कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है? अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl का सिक्रीशन होता है। इन विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सिम्बियाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में सिम्बियाटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में? सीकम में पाए जाते हैं। तो सीकम आपका हिस्सा हो जाता है, और ये सीकम ऑप्शन नंबर सी है। और सीकम किसका हिस्सा होता है? बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ठीक है, सीकम किसका हिस्सा होता है? बड़ी आंत का हिस्सा होता है। विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? तारकाय जो हैं सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मीसोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विथ, मीसोसोम संबंधित नहीं है, किस काम से नहीं जुड़ा हुआ? मीसोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड करके एक मीसोसोम स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो कह रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, DNA रिप्लिकेशन भी करता है, रिस्पायरेशन भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। तो इसलिए ये 3 सही हैं और एक गलत है। और पूछ रहा है कौन गलत है, तो जो गलत है वही हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने सबसे पहले बताया कि कोशिकाएं पूर्ववत कोशिकाओं से पाई गई थी? देखिए सेल थ्योरी आप सबको याद है, स्लाइडेन की और स्वान की, लेकिन वहां पे एक प्रश्न आया था कि पहली कोशिका कैसे बनी और नई कोशिका का निर्माण कैसे होता? पहली कोशिका कैसे बनी, इसका उत्तर तो और बिरचो भी नहीं दे पाए थे। बिरचो कहाँ है? नीचे होंगे। तो रुडोल्फ बिरचो भी पहली कोशिका कैसी बनी थी नहीं बता पाते, लेकिन नई कोशिका कैसी बनती है इसके बारे में इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है।
जिसके लिए एक शब्द आया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद है? आगे बढ़ जाइए। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? सोमैटोफाइटिक होती है। और जबकि जबकि ब्रायोफाइटा का कैसा होता है? गैमेटोफाइटिक होती है। तो एक ऐसी होगी सोमैटोफाइटिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जल्दी बताइए। चलिए, पूछ रहा है कि जूलॉजिकल गार्डन आर सिचुएटेड इन, जूलॉजिकल गार्डन जंतु उद्यान जहाँ पे बना होता है, स्थल है, जंतु उद्यान किस प्रकार का स्थल है? तो जंतु उद्यान में जो है हम क्या करते हैं, वही स्थानीय संरक्षण करते हैं। किसी जीव अगर संकटपन्न कोई जीव है तो उसे हम ले आकर के एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं? जहाँ पे नेटिव ऑर्गेनिज्म है वहीं पर उसे कंजर्व कर देना इन सीटू कंजर्वेशन है। और जब उसे जूलॉजिकल पार्क गार्डन में ले जाएं, बॉटनिकल गार्डन में, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। आगे आ जाइए। बैक्टीरिया विच हैव कामा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर, बैक्टीरिया जो कामा शेप की होती हैं उसको किसके अंदर रखा गया है? विब्रियो कालेरी में रखा जाता है। जो बैसिलस होते हैं, जो स्फेरिकल होती हैं उसे कॉकस कहते हैं। जो रॉड शेप की होती हैं उसे बैसिलस कहते हैं। जो स्पाइरल शेप की होती है स्पाइरुलम कहते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गी इज एग्जिबिटेड बाई, कह रहा है कि बेस्ट मेथड क्या होता है पेरिनेशन का किसमें? एल्गी में, शैवालों में। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? बहुवर्षीयता। तो बहुवर्षीय गुण कौन सा है? सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन है? एकाइनीट का फॉर्मेशन करते हैं, एकाइनीट बनाते हैं। और एकाइनीट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो नियर सी शोर, कह रहा कौन सा ऐसा पौधा है जो समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता है? आंसर है आपका हॉर्सटेल। हॉर्सटेल समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता। हॉर्सटेल या इसी का नाम है एक्विसिटम टेरिडोफाइटा का पौधा होता है, समुद्र के तट के पास नहीं पाया जाता है। जबकि क्लेडोपोदा और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। बाकी सभी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, फीमेल कोन किस में एब्सेंट होती हैं? साइकस में। साइकस में मेल कोन की भांति मादा कोन नहीं पाया जाता। ठीक। फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेट्स द अर्थ ड्यूरिंग, कह रहा है कि किस काल में जो फूल वाले पौधे हैं, लेकिन ये हर्बेसियस हैं, साकी पौधे, फूल वाले साकी पौधे किस पीरियड में डोमिनेंट थे? ये आपको बताना है। बताए। प्लायोसीन काल में। कब? प्लायोसीन काल में ये डोमिनेंट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर द अप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के लिए कौन से सिद्धांत सही है? रिप्लेसमेंट थ्योरी भी सही है और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, दोनों सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन आर इस्टेब्लिश बाय, इंडिया में बॉटनिकल गार्डन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? इसकी स्थापना किए थे रॉबर्ट कीड के द्वारा किया गया था। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन की रॉबर्ट कीड ने स्थापना किया था 1707 में। रॉबर्ट कीड के द्वारा 1707 ईस्वी में किया गया था। ये आपके उसमें पूछा जा सकता है। और कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कोलकाता था उसमें, कोलकाता में था। Which of the following plants belonging to the सब फैमिली किस में पाया जाता है? कह रहा है कि वह कौन सा पौधा है जो सब फैमिली और सिजल पाइनेसी में पाया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो सब फैमिली सिजल पाइनेसी में पाया जाता है? इसके बारे में बताना है। सिजल पाइनेसी में जो है यहाँ पे बाउनिया पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाता है बाउनिया। Which amongst the following plants gave जूट, कह रहा किससे जूट प्राप्त होता है? इसके बारे में बताना है, जल्दी बताइए। तो जूट वाला जो पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोकरस कहते हैं। तो क्रोकरस जो है ऑप्शन नंबर 1 में है।
कारकोरस कहते हैं। इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम हाउ मेनी ट्रॉफिक लेबल्स आर पॉसिबल, कह रहा कितने ट्रॉफिक लेबल पॉसिबल होते हैं। तो ट्रॉफिक लेबल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल आपका एक देखिए कितने हो सकते हैं, पाँच, पाँच होंगे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को अगर हम लोग देखें तो ट्रॉफिक लेवल को किसने बताया था, तो ट्रॉफिक लेवल जैसे अगर हम लेते हैं तो पाँच नहीं आएंगे। पांचवा जो हम लोग रखते हैं ना, अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा है, हाँ मैक्सिमम पांचवा हम बना सकते हैं अब घटक के लिए। नहीं तो आपका जीरो ट्रॉफिक लेवल किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर के लिए। सेकंड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोरस, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टॉप कार्निवोरस, और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में हम लोग किसको ऐड करते हैं, जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। Which amongst the following is not a limiting factor of the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन लिमिटिंग फैक्टर नहीं, देखिए लिमिटिंग फैक्टर में कौन आएगा, जो रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो नहीं आएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, क्लोरोफिल रिएक्टेंट में आएगा, लाइट रिएक्टेंट में आएंगे, ये तीनों तो जरूरी हैं, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर में आएंगे, इनके बढ़ने घटने से ऊपर नीचे होने से इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट भाई, इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी इज फोटोसिंथेसिस इज हायर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कितना जाता है। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी इज फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द हायर प्लांट, हायर प्लांट के द्वारा कितने परसेंट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, जल्दी बताइए। 1 से 2% लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। और फिर ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट चलता है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा किसने बताया था, लिंडनमान ने बताया था। आगे बढ़ जाइए, कह रहा है हेड इन्फ्लोरेसेंस इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर शो टू द मेंबर ऑफ, कह रहा है जो है हेड इन्फ्लोरेसेंस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर, किसका फीचर होता है, तो आपको बताना है, जल्दी बताइए। कंपोजिटी का, किसका फीचर होता है, कंपोजिटी का। उसके बाद कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है, कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताना। कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है कोकेन। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, ग्रिफिथ का ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था। ग्रिफिथ ने क्या पढ़ा था, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो चेक किए थे कि कैसे जो है चूहा मरता है चूहा जिंदा रहता, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल इनका सिद्धांत था, याद है आपको। उसके बाद आर और यस स्ट्रेन वाला, द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेप्स, ग्रेप्स का एडिबल पार्ट क्या होता है, ग्रेप्स में खाने वाला भाग क्या होता है, एपीकार्प होता है। ग्रेप्स में खाने वाला भाग कौन होता है, एपीकार्प होता है। आगे आ जाइए, न्यूक्लियस एंड ग्लोब्यूल्स वन फाउंड इन, कह रहा है न्यूक्लियस और ग्लोब्यूल्स वन फाउंड इन, एक ही पाया जाता है, न्यूक्लियस और ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं कारा में। आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाए जाते हैं, तो आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं एक्टोकार्पस में। लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। सल्फर अगर कहीं पे एयर पॉल्यूटेड होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। द फंक्शन ऑफ द टेलोमियर इज, टेलोमियर का फंक्शन क्या है, तो टेलोमियर का आपको फंक्शन बताना है। टेलोमर का फंक्शन जो होता है, ये क्रोमोसोम के अंत सिरे पर उपस्थित होते हैं, तो ये दे मेंटेन टू द इंडिविजुअल ऑफ द क्रोमोसोम, इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में पाई जाती है, उस एंजाइम का नाम बताना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में पाई जाती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हैं ये रिएक्शन कराती हैं और एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, द मैमल कोरोनॉइड प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, कोरोनॉइड प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है मेल किसमें, तो लोअर जा में, किसमें होती है कोरोनॉइड प्रोसेस, लोअर जा में। एपिडार्मिस सेल आर फाउंड इन, एपिडार्मिस सेल किस में पाई जाती हैं, एपिडार्मिस की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो एपिडार्मिस की कोशिकाएं बीर नलिकाओं में पाई जाती हैं, एपिडार्मिस में ही पाई जाएंगी। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द डिप्लॉयड सेंस ऑर्गन, कौन सा एल्गी ऐसा है जिसका जो सेक्स ऑर्गन है वो डिप्लॉयड होता है, आपको बताना है।
सारगासम। कौन है? सारगासम का डिप्लॉयड होता है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बेंथम होकर के टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितने हैं? चलिए बताइए, बेंथम होकर के टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितने हैं? बेंथम होकर के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1862 से 1883 के बीच में, उसमें 3 भागों में हुआ था। पुस्तक का नाम जनरा प्लांटेनम है, जिनमें 21 श्रेणियां हैं और 202 कुल हैं। तो आपका सही आंसर क्या है कि इनकी जो जनरा प्लांटेनम पुस्तक है उसमें 21 श्रेणियों में बांटा गया है। द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन। वेलिकुलर और क्रेनियल कैनाल किस में पाई जाती हैं? वेलिकुलर और क्रेनियल कैनाल किस में पाई जाती हैं? एक्विसिटम में। किस में पाई जाती हैं? एक्विसिटम में। उसके बाद आ जाइए, विच स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनरिक नेम। उसे टाटोनिम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टाटोनिम्स कहते हैं। और जैसे क्रोबस स्पीसीज का नाम सेम सेम हो तो उसे, जैसे क्रोबस कौवे का है, या क्या नाम है, गोरिल्ला जो है गोरिल्ला का, तो वो क्या है? टाटोनिम्स है। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओविलिया आर नोन एज। ओविलिया के फीडिंग जॉइंट्स को क्या कहते हैं? ओविलिया के फीडिंग जॉइंट्स को मेड्यूसा कहा जाता है। ओविलिया के फीडिंग जॉइंट्स को क्या कहते हैं? नहीं, पॉलिप कहते हैं। अभी ऊपर पूछा गया था पॉलिप कैसा होता है? कार्निवोरस होता है। पॉलिप कैसा होता है? कार्निवोरस होता है, और पॉलिप ही इसका फीडिंग जॉइंट्स होता है। ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एट द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। सिलोम फॉर्मेशन इन द कार्डेट्स इज। सिलोम फॉर्मेशन कार्डेट में किसके द्वारा होता है? सीजोसिलिक, एंटेरोसिलिक, प्राइमरी सीजोसिलिक बट सेकेंडरी एंटेरोसिलिक। प्रारंभ में सीजोसिलिक, बाद में एंटेरोसिलिक। कौन सा सही है? तो कह रहा है कि सीजोसिलिक फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? सिलोम फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? जल्दी बताइए, सिलोम फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो कह रहा है शुरुआत में प्राइमरी एंटेरोसिलिक होते हैं और बाद में सीजोसिलिक होते हैं। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लोप्स द्वितीयक होस्ट होता है किसका? साइक्लोप्स जो है द्वितीयक होस्ट होता है जीनिया वार्म का। किसका? गिनी वार्म का या जीनिया वार्म का। क्रिकेट बैट किससे बनते हैं? क्रिकेट बैट जो बनते हैं, क्रिकेट बैट जो बनाया जाता है किसकी लकड़ी से तैयार किया जाता है? आपको बताना। क्रिकेट बैट जो है ये साइलेक्स अल्बा की लकड़ी से तैयार किया जाता है, जबकि साइलेक्स अल्बा तो इसमें दिया नहीं है, साइलेक्स परप्यूरिया दिया है, तो साइलेक्स परप्यूरिया की लकड़ी से तैयार किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो है अगर हॉकी स्टिक की बात करें तो वो किससे बनता है? तो मारुला अल्बा से बनता है। इससे हॉकी की स्टिक बनती है और इससे बैट बनता है, क्रिकेट का बैट बनता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विशिष्ट एंटीबॉडी होती है किस रोग के लिए? तो सिंगल एंटीजन के लिए। मोनोक्लोनल का नाम ही सिंगल। एग ऑफ द यूथेरियन मैमल। यूथेरियन मैमल का एग कैसा होता है? तो इसका मैक्रोलेस्थल होता है। तो यूथेरियन मैमल का एग जो होता है मैक्रोलेस्थल होता है। मित्रों, ये थे आपके लगभग 100 प्रश्न। 18 से 20 प्रश्न आपके एक पीडीएफ, एक पेपर कट गया इसमें से। तो हम लोग ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपको एलटी में देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े पब्लिकेशन का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। और आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दें कि देखिए, पेपर आपने देख लिया, पेपर आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ऐसा मान चल रहे हैं। हमने देखिए जो 12-13 प्रश्न कट गए उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारा कहाँ गया पेन? पेन गायब हो गई। पेन कहाँ से आएगी? हाँ, इधर से आ जाओ भाई। पेन रुक जाइए, पेन लें तब बात करें। हाँ, तो जो हमारी पेन है ये आ गई। अब हम बात करते हैं। अरे भाई कट जाओ बार बार। हाँ, तो कह रहा है कि हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बैच। 2 बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। एक एलटी और जीआईसी के लिए मेंस कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि ये मेन बैच है आपका, और एक प्रैक्टिस बैच है। इसी बैच में दोनों बैच जिसमें एलटी जीआईसी नहीं लिखा होगा, सब पे लिखा रहेगा ऑल टीचिंग एग्जाम ब्रैकेट में टीजीटी पीजीटी
ऑल टीचिंग एग्जाम ब्रैकेट में टीजीटी पीजीटी, और उसके साथ ही साथ लिखा रहेगा यहाँ पे छोटा सा ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम। ठीक, ऑल टीचिंग एग्जाम, ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम, सभी स्टेट, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, केबीएस हो, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी, सभी के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा एक बड़ा सा शब्द रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, और इसकी क्लास आपकी दो तरह से होंगी, दो क्लासेस आएंगी। इसका कोई बैच का नाम नहीं है, दो क्लास आएगी। एक क्लास होगी आपकी एनिमल किंगडम से स्टार्ट होगी, और एक क्लास एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगी। हम लोग दोनों क्लास करेंगे। एनिमल किंगडम के लिए पूरी क्लास हमारी जो है ये आर्यल कोटपाल की किताब से होगी, और जो एनिमल फिजियोलॉजी है पूरी प्रदीप पब्लिकेशन की किताब से होने वाली है। तो ये दोनों से हम पढ़ेंगे। जो और डीप इसका अध्ययन है वह डीप अध्ययन हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि हम सारे प्रश्नों को लगभग कवर कर लेंगे। तो पूरे चैप्टर वाइज करेंगे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन, जो एनसीईआरटी में है रिस्पायरेशन पूरा पढ़ेंगे एक एक आर्गन। फिर उसके बाद जो भी क्रम है उन क्रम के हिसाब से पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। लास्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। 12th में इंटर कर जाएंगे, 12th वाला एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर होती जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न है। इसके बाद इसका प्रैक्टिस पेपर जो बच रहा है वो प्रैक्टिस पेपर भी आपको कराया जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लगभग 25,000 से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।